Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of Section 42 of Transfer of Property Act 1882. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 42 of TPA basically deals with transfer by person having an authority to revoke former ट्रांसफर। अब इस टाइटल को अगर आप देखें तो इसमें दो बातें की गई हैं। एक तो फॉर्मेट ट्रांसफर की बात हुई है और दूसरी बात हुई है अथॉरिटी टू रिवोक की। सो बेसिकली ये सेक्शन क्या समझाना चाह रहा है कि एक बंदा जब अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, कौन सी प्रॉपर्टी, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर देता है और ट्रांसफर करने के साथ जो पावर ऑफ रेवोकेशन है उस अथॉरिटी को, उस पावर को वो अपने पास रख देता है। यानी कि जो राइट ऑफ रेवोकेशन है वो किसके पास आ गया, वो ट्रांसफरर के पास आ गया। सिंपली ये टाइटल क्या कह रहा है कि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते वक्त कोई ऐसा क्लॉज ऐड कर देता है कि फलां कंडीशन के फुलफिल होने पर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी किसी सेकंड ट्रांसफरी के फेवर में। और जैसे ही ये प्रॉपर्टी किसी सेकंड ट्रांसफरी के फेवर में ट्रांसफर हो जाएगी तो जो हमारा फर्स्ट ट्रांसफरी है, यानी जिसको प्रॉपर्टी पहले ट्रांसफर की गई थी, उसके लिए ये ट्रांसफर रिवोक मानी जाएगी। ये तो हमने समझ लिया कि इस सेक्शन का टाइटल क्या कह रहा है। अब हम आते हैं कि इस सेक्शन की बेयरट लैंग्वेज क्या कहती है। सो सेक्शन 42 क्या कहता है कि वेयर अ पर्सन ट्रांसफर्स एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पर एक बंदा अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, रिजर्विंग द पावर टू रिवोक ट्रांसफर, लेकिन जो रिवोक करने की पावर है वो किसके पास रख रहा है, वो अपने पास रख रहा है। एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी टू अनदर फॉर कंसिडरेशन, सच ट्रांसफर्स ऑपरेट्स इन द फेवर ऑफ सच ट्रांसफरी is a revocation subjected to any condition attached as a revocation of former transfer to the extent of power। अब इसको हम अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसमें कहा गया है कि जब एक बंदा अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करता है, कौन सी प्रॉपर्टी की बात हुई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, यानी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी उसने किसी एक बंदे को ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन जो फर्दर ट्रांसफ़र का राइट है, जो फर्दर ट्रांसफ़र की पावर है, वो उसको अपने पास रख रहा है, वो रिजर्व करता है उस पावर टू रिवोक को अपने पास, यानी कि ट्रांसफरर अपने पास रख रहा है। और फिर वो क्या करता है, इस प्रॉपर्टी को सब्सिक्वेंटली ट्रांसफ़र करता है किसी दूसरे बंदे को। पहले बंदे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, फर्दर ट्रांसफ़र का राइट उसने अपने पास रख दिया, फिर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है किसी सेकंड पर्सन को फॉर कंसिडरेशन। अब जैसे ही ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है सेकंड ट्रांसफरी के फेवर में, तो हमने पीछे डिस्कस किया था कि जैसे ही सेकंड ट्रांसफरी के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है तो फर्स्ट ट्रांसफरी के लिए ये ट्रांसफ़र रिवोक हो जाएगी। फर्स्ट ट्रांसफरी के फेवर में ये ट्रांसफ़र रिवोक मानी जाएगी। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात माइंड में रखने वाली क्या है कि ये जो ट्रांसफरर की पावर है रिवोक करने वाली, क्या ये एब्सोल्यूट पावर है? तो नहीं, ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है, क्योंकि ट्रांसफरर ऐसा तब कर सकता है जब उसने फर्स्ट ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते वक्त कोई ऐसी कंडीशन लगाई हो कि जिसके फुलफिल होने के बाद ये ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। अब इस सारे सेक्शन को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बंदा है, लेट्स से ए की एक प्रॉपर्टी है। अब वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम एक हाउस ले लेते हैं, ठीक है, उस बंदे की प्रॉपर्टी है हाउस की। वो क्या करता है, अपना हाउस देता है बी को, इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है बी को, और साथ ही साथ ये कंडीशन लगा देता है कि जैसे ही बी इस घर को
यूज करेगा अप टू इट्स डिट्राइमेंटल वैल्यू, यानी कि जब बी ने इस हाउस को अपनी डिट्राइमेंटल वैल्यू तक यूज कर लिया तो फिर वो क्या करेगा, ए इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देगा किसी तीसरे बंदे को, लेट से वो सी को ट्रांसफर कर देगा। अब बी क्या करता है, इस कंडीशन को जानते बूझते हुए वो इस प्रॉपर्टी को रिसीव कर लेता है और साथ ही साथ इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करना स्टार्ट कर देता है। अब कुछ टाइम बाद जब ए को लगता है कि बी ने इस प्रॉपर्टी को अपनी डेट्रीमेंटल वैल्यू तक यूज कर लिया है तो वो उस घर का सर्वे करता है। या तो वो खुद चला जाता है या वो किसी सर्वेयर को अपॉइंट कर देता है कि वो इस घर का सर्वे करे और चेक करे कि क्या बी ने इसको अपनी डेट्रीमेंटल वैल्यू तक यूज़ किया है या नहीं। जब वो सर्वेयर सेटिस्फाई हो जाता है कि बी ने इस घर को अपनी डेट्रीमेंटल वैल्यू तक यूज़ कर लिया है तो फिर ए क्या करता है, इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देता है सी के फेवर में। अब जैसे ही प्रॉपर्टी सी के फेवर में ट्रांसफ़र हुई तो बी के लिए ये ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी एज पर सेक्शन 42। सो ये था सिंपल सेक्शन 42। लेकिन यहाँ दो बातें माइंड में रखने वाली हैं। एक तो ये कि ट्रांसफ़र जो है वो विद कंसिडरेशन होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट ट्रांसफ़र हो रही है तब तो ट्रांसफर सेक्शन 42 का बेनिफिट नहीं ले सकता। और दूसरी बात कि ट्रांसफरर ने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते वक्त जो कंडीशन है वो ट्रांसफरी के सामने पहले ही रख दी हो, और इस तमाम सिनेरियो में जो ये कंडीशन प्रूफ करने का बर्डन है ये किसके ऊपर आता है, ये हमारे ट्रांसफरर के ऊपर आता है। यानी कि जिस कंडीशन के पूरा होने का क्लेम ट्रांसफरर कर रहा है और इस कंडीशन के फुलफिल होने के बाद वो जो सब्सीक्वेंट ट्रांसफ़र कर रहा है तो ऐसी कंडीशन फुलफिल हुई है या नहीं हुई, ये तमाम चीज़ें प्रूफ करने का बर्डन किसके ऊपर होगा, वो हमारे ओरिजिनल ट्रांसफरर के ऊपर होगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 42 के ऊपर। आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।